हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। देखिए, आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ की क्लास नंबर 3 को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपका क्लास 2 तक आपको कवर करा रखा है मैंने। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए साथियों, खास बात यह है कि आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में आपको 100% आपको चीज़ें समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको कराया गया है या जितनी भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है, सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। इस मेथड से 95% क्वेश्चन केवल आपके एक ही मेथड से आपका सॉल्व हो जाता है और मात्र आपके 2 लाइन में आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, 100% आपको मैथ समझ में आनी है। आप सभी लोग खुद को डेडिकेट करेंगे क्लास पर। आपकी डेडिकेशन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज़ों को अचीव करने के लिए डेडिकेशन एक महत्वपूर्ण आपके भाग माने जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, पूरी तरीका से क्लास पर अपने आप को डेडिकेट करेंगे। 100% आपको मैथ आपको समझ में आएगा और 100% इम्प्रूवमेंट की गारंटी है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वॉल्यूम 2 में आपका इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। और अगर कुछ क्वेश्चन अगर आपको इजी लगता है तो आने वाला क्लास में वही क्वेश्चन आपका लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि टाइप बाय टाइप करके आपको कवर कराए जा रहे हैं। इसलिए चूंकि जो नए छात्र हैं, जो कभी भी मैथ को नहीं पढ़े हुए हैं, उनको भी आसानी से मैथ आपको समझ में आए। आप जानते हैं कि मात्र आपके 7 से 8 ही आपको टॉपिक इसके अंतर्गत आपको चैप्टर आपको पढ़ाना है और हर एक चैप्टर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपका पेपर में आना है। इस कारण से हर एक सेट में आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा था। इस कारण से आप जानते हैं कि जब चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कोई भी चीज़ें आपका चलता है तो चीज़ें आपकी आसान हो जाती है। इस कारण से हर एक चैप्टर में जब आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपका हर एक चैप्टर से आपका आएगा, तो उस सभी चैप्टर को क्या किया है कि जैसे नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन 1 पर आपका था, तो दूसरा क्वेश्चन आपका 3, 4, 5 पे कहीं भी चला जाता था। तीसरा क्वेश्चन आपका 18, 19 कहीं पे चला जाता था। तो अब उसी को क्या किया गया है कि इम्प्रूवमेंट किया गया है। जैसे नंबर सिस्टम का अगर पहला क्वेश्चन 1 पर है तो दूसरा क्वेश्चन आपका 2 पर डाल दिया गया है और तीसरा क्वेश्चन आपका 3 पर डाल दिया गया है, ताकि एक ना समझ में आए तो दूसरा उसी से आपका रिलेटेड है, पुनः आपका तीसरा उसी से आपका रिलेटेड है, तो 100% आपको मैथ समझ में आए। और इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे कैंडिडेट मेथड सीख करके कहते हैं कि जो है इजी क्वेश्चन लगता है, अब और थोड़ा लेवल जो है हाई कर दीजिए। तो तुरंत देखिए हाई कर देंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा और फिर आप लोग कॉल एसएमएस करेंगे। अगर चीज़ें आपको सिखाने का प्रयास किया गया और अगर आपको मैं सिखा पाया हूँ तो आप सभी लोग इस तरह से ना करें जिससे कि अन्य भी अभ्यर्थी को दिक्कत हो जाए। तो मैथ में आपको 30 में 30 डेफिनेटली आपका स्कोर होगा, क्योंकि 25+ आप अभी कर रहे हैं। आप कटअप के दायरे को ऑलरेडी आप पार कर चुके हैं। लेकिन जीएस में हो सकता है कि आपका स्कोर गिर जाए, हिंदी में आपका स्कोर गिर जाए। इस कारण से क्या है कि जो भी चीज़ें पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपका बेहतर स्कोर आपका हो पाए। तो चीज़ें आपने समझ लिया है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 का आ जा रहा है कि यदि a/b = 3 आपका 2 हो तो आपको बताना है इसका आपका मान क्या होगा। सबसे पहले आप सभी लोग पेन लीजिए और अपना पेपर निकालिए और आप सभी लोग सभी क्वेश्चंस को आप बनाते चलेंगे। आज के सेशन का कटअप आप अगर 24 के आसपास या इससे अधिक सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपका ए का मान आपको दिया गया है 3 दिया गया है और बी का वैल्यू यहाँ पर आपको 2 दिया गया है। आप इस इक्वेशन में यहाँ पर मान को पुट करेंगे एंड इसका वैल्यू यहाँ पर आप लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 इंटू आपका ए हो जाएगा, तो ए का वैल्यू यहाँ पर आपको 3 दिया गया है। पुनः आपका प्लस 5 इंटू आपको बी करना है, बी का वैल्यू आपको 2 दिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग 2 रखेंगे, बटे में आपका 2 इंटू आपको ए करना है, ए का वैल्यू आपको 3 दिया गया है। उसके बाद आपका माइनस हो जाएगा 5 इंटू आप यहाँ पर बी करेंगे, बी का वैल्यू यहाँ पर आपको 2 दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग 2 को पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 दूना आपका 6 और 5 दूना आपका 10, 10 और 6 आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 त्रिक आपका 6 और 5 दूना आपका 10, 10 में से अगर आप यहाँ पर 6 को घटाएंगे तो ये आपका माइनस आपका 4 हो जाएगा। देखिए 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौके आपका 16, यानी आपका राइट आंसर जो आएगा माइनस आपका 4 आएगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ से ए लाए होंगे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, पहले आप बनाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है जिससे कि आपको चीजें आसानी से समझ आए।
यहाँ पर देखिए अगर साथियों मैं बात करूँ तो x अनुपात आपको y दिया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं x बट्टा आप y लिख सकते हैं, अनुपात को आप बट्टा के रूप में। अब यहाँ पर देखिए 2 अनुपात आपको 3 दिया गया है, तो इसको अगर आप बट्टे के रूप में लिखना चाहेंगे तो ये आपका 2 बट्टा आपका 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x का मान आपका 2 होगा और y का मान आपका 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए सिंपली आपका 3 इंटू आपका x हो जाएगा। x का मान आपका 2 दिया गया है, फिर आप यहाँ पर प्लस रखेंगे, 2 इंटू आपका y होगा और y का वैल्यू आपका यहाँ पर 3 दिया गया है, बटा करेंगे और उसके बाद हमारा यहाँ पर 9x दिया गया है। x का वैल्यू यहाँ पर आपको 2 दिया गया है, फिर आपका 5 होगा और फिर आपका इंटू y दिया गया है। y का वैल्यू हमारा 3 दिया गया है, तो यहाँ पर आप सभी लोग 3 को पुट करेंगे। अब देखिए 3 दूना आपका 6 होगा और 2 त्रिक आपका 6, यानी 6 और 6 आपका यहाँ से 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 9 दूना 18 और 5 तिरिक आपका 15। 18 और 15 को अगर आप लोग जोड़ेंगे तो ये आपका 33 होगा। अब इसको आप लोग काट लेंगे साथियों। अगर इसको हम लोग यहाँ पर 3 से काटें तो 3 चौके आपका 12, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, यानी इसको अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करें तो आपका 4/11, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4/11। ऑप्शन अगर आपने बी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप इसको बनाएंगे और बताओ मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या रहा है। क्वेश्चन देखने में जरूर आपका इजी है, लेकिन आप इसको बनाते कैसे हैं। सिंप्लीफिकेशन का जो भी क्वेश्चन आपके रहते हैं, आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन को इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये आपके टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, ये समय को आपके किल करते हैं। और कम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे बड़ा चैलेंजिंग बात ये होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप वही पेपर को घर पर ला करके बनाएंगे तो आप 100 में 100 आप बना देंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता है। दूसरी चीज़ें आपको टाइम मैनेजमेंट करना रहता है, जिस कारण से अभ्यर्थी फेलियर साबित होते हैं। इस कारण से आपको यहाँ पर टाइम आपको मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेज करना है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पूर्णांक को अगर आप तोड़ेंगे, इसको गुना करेंगे आप 2 से, पुनः इसको जोड़ेंगे, है ना, काफ़ी आपका लंबा हो जाएगा। इसलिए साथियों जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप क्या करेंगे कि जो आपका पूर्णांक आपका दिया रहता है इसको आप जोड़ देंगे। लेकिन कंडीशन है कि इस पूर्णांक को आप तभी जोड़ेंगे जो आपका फ्रैक्शन है ये आपका हर एक जगह आपका सेम होना चाहिए। जैसे 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है और यहाँ पर भी आपका 1/2 है। तो ये कब होगा, जब आपका फ्रैक्शन आपका सेम रहेगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो पूर्णांक आप देख रहे हैं इसको आप आपस में यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपका 1111 दिया गया है, फिर आपका 111, फिर आपको 11 दिया गया और आपको 1 दिया गया है। इन सभी को आप सबसे पहले जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद आपका 1200 आपका 34 आएगा। आप इसको जोड़ेंगे, आपका 1234 आएगा। पुनः हम लोग यहाँ पर प्लस करेंगे एंड यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1/2। उसके बाद पुनः आपका 1/2 होगा, क्योंकि आपने पूर्णांक को जोड़ा है। तो फ्रैक्शन का जो हाफ है ये आपका बचा हुआ है। तो फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1/2, फिर आपका यहाँ से 1/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आप क्या करेंगे, तो आपका 1200 यहाँ पर आपको 34 आपको दिया गया है, आपका यहाँ से प्लस हो जाएगा। अब देखिए साथियों कि यहाँ पर आपका 2 आपको दिया गया है, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका 2 आएगा। अब ऊपर वाला क्या होगा कि आपका जुट जाएगा, क्योंकि 2 से अगर आप 2 में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस आपका 1 प्लस आपका 1, ऐसे आपका अगर 4 टाइम्स आप 1 को करेंगे ऐड तो आपका 4 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो आपका वैल्यू आएगा ऊपर वाला ऐड होकर के ये आपका 4 आएगा। अब इस फ्रैक्शन में है तो आप इसको काट सकते हैं, तो आपका 2 टाइम्स में आपका कटेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1234 और प्लस में आपका यहाँ से 2 होगा। इसको आप अगर जोड़ लेंगे तो आपका 1200 आपका 36 हो जाएगा। 1236 ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, तो एग्जैक्ट हमारा आंसर होगा ऑप्शन आपका ए। तो जितने भी छात्र इस तरह से बना पाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये मेथड देखिए आपका क्या है कि इससे आप आसानी से आप बना पाए, और ये मेथड ही आपको पता नहीं है और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही है, और आप सभी लोग एग्जाम में फेलियर साबित होते हैं। इसलिए आप सभी लोग पेन पेपर लेकर के बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देख करके आप कभी भी ये जज नहीं कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका ईजी है या फिर आपका हार्ड है, जब तक आप उसको बनाएंगे नहीं। अगर आपका बन जा रहा है, इसमें आप 30 का 30 आप अगर स्कोर कर पा रहे हैं, तब माना जाएगा कि आपकी तैयारी बेहतर है और आपके लिए सेशन आपके इजी है। और जैसा कि आप जानते हैं कभी सेशन आपका हार्ड आ जाता है, कभी आपका इजी आ जाता है,
और यही तरह से आपका क्या होता है कि एग्जाम भी कंडक्ट होता है, जिस कारण से एग्जाम में अलग अलग कट ऑफ आपके बनते हैं। यही पेपर 2025 में 24 में कंडक्ट हुआ है, कट ऑफ अलग अलग है। तो कट ऑफ इसलिए अलग अलग है क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है ये आपके घटते बढ़ते आपका रहता है, इसलिए यहाँ पर भी जो कट ऑफ है ये आपका अलग अलग आपका डिसाइड किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप चीजें समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1200 आपका 36। अब यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं कि इसको गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, फिर इसको गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता आपको दिक्कत होता। यहाँ से आपका पहला ऑप्शन राइट है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर देखिए का मतलब आपका गुना हो जाएगा। बोर्डमास कहता है का मतलब गुना, तो इसको आप यहाँ पर गुना के रूप में आप चेंज कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए ये आपका 5 से ये आपका 5 कैंसिल आउट होगा। उसके बाद देखिए और आपका कटेगा क्या, तो यहाँ से देखिए अगर 7 से काटते हैं ऊपर तो 7 तिरिक 21 आपका 3 टाइम्स में आपका कटेगा। क्लियर है। उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका 3 से ये वाला आपका कट जाएगा 9, यहाँ से आपका कट गया। ठीक है। और कटेगा आपका अगर 4 से काटेंगे तो 4 5 20 आपका 4 6 24 कट गया। अब देखिए ये 3 से आपका ये 3 आपका यहाँ से कट जाएगा। ठीक है। अब आपका क्या बचेगा, तो ऊपर में आपका देखिए दिया गया है आपका 1008 और बटे में आपका बच गया यहाँ पर आपका 6। 2 से काट लीजिए आप सभी लोग, 2 तिरिक आपका 6 हो जाएगा। फिर आप 2 पचे 10 1 0 फिर आपका 2 चौके 8। क्लियर है। 3 से अगर आप इसको काटेंगे यहाँ पर तो आपका 3 एकम 3 2 बचेगा, 3 छक 18 और फिर आपका हो जाएगा 3 8 आपका 24, यानी 168 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न आपके सामने है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखने में अब आपका इजी है, लेकिन इसको आप बनाइए और देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। जबकि अगला क्लास आएगा तो ये सभी क्वेश्चन आपका हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए क्या है कि टाइप वाइज टाइप करके आपको कवर कराया जा रहा है, जिससे कि आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो और किसी भी सेट प्रैक्टिस सेट को उठाएं तो आपका बेहतर स्कोर होना चाहिए। 25 प्लस आपका एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए, नहीं तो फिर इतना बेहतर तरीका से पढ़ने का क्या मतलब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए औसत का हमारा फॉर्मूला कहता है सभी परीक्षणों का योग बटे आपका कुल परीक्षण। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप निकालेंगे तो प्रथम आपका 9 विषम संख्या, मतलब जैसे आपका 1 है, फिर आपका इस तरह से आपका 3 आएगा, फिर आपका यहाँ पर 5 आएगा, फिर आपका आ जाएगा 7 और फिर आपका यहाँ से आ जाएगा दोस्तों आपका 9 और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा 11, फिर आपका यहाँ से आ जाएगा 13। तो देखिए आपका 9 आपको विषम संख्या लेना है, ये आपको 9 टाइम्स आपको लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हुआ है। उसके बाद पुनः आप विषम संख्या 15 लेंगे, 8 हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर विषम संख्या आप 17 लेंगे, इस तरह से आप लेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण, तो सभी प्रेक्षणों का आपने योग कर दिया क्योंकि पहली आपको 9 तक विषम आपको संख्या लेना है बटे कुल प्रेक्षण, तो कुल प्रेक्षण आपका कितना है 9 है। तो आप यहाँ पर 9 से क्या करेंगे भाग लगाएंगे, तो सभी को जोड़ करके 9 से भाग लगा दीजिएगा तो इसका आंसर जो है आपका एक्यूरेट आ जाएगा। लेकिन क्या दोस्तों आप एग्जाम में इतना करते रहेंगे, आप सभी को जोड़ेंगे 17 15 13 11 9 7 5 3 2 1 इससे आप जोड़ते रहेंगे। ऐसे जोड़ने से आपका एग्जाम में पूरी तरीका से आपके समय खत्म हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि प्रथम 9 विषम कहा जा रहा है कि संख्याओं का औसत क्या होगा, तो याद रखना है जब भी कभी ये पूछा जाए कि प्रथम 9 विषम संख्या या प्रथम 10 विषम संख्या या प्रथम 50 विषम संख्या, वो तो संजोग है कि यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है प्रथम 9 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं। तो क्या अगर आपको ये कहा जाएगा कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का माध्य बताएं, तो क्या आप उतना लिख करके ऐड कर पाएंगे, काफी ज्यादा समय लगेगा और आप तय समय पर क्वेश्चन आप कभी नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप याद रखेंगे कि प्रथम विषम संख्या का अगर आपको ये कहा जाता है कि औसत क्या होगा, तो आप इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है साथियों आपका प्रथम विषम संख्या और आपके अंतिम विषम संख्या। तो याद रखना अगर ये कहा जाता है कि प्रथम विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप याद रखेंगे इसका फॉर्मूला होता है आपका प्रथम विषम संख्या। याद रखेंगे इसका फॉर्मूला होता है प्रथम आपका विषम और प्लस आपका अंतिम विषम आपका संख्या होता है। क्या होता है, अंतिम आपका विषम आपका संख्या होता है और बटे में अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 रख देना है।
तो यही फॉर्मूला से आपका यहाँ पर काम हो जाना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रथम विषम संख्या क्या होगा, तो प्रथम विषम संख्या आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि प्रथम विषम संख्या आपका एक से स्टार्ट होता है। और अंतिम कहाँ तक आपको जाना है, तो आपको 9 तक जाना है। तो 9 तक अगर आप जाएंगे, यानी कहाँ तक आपका आया था, लास्ट नंबर क्या आया था आपका, 17 आया था ना। क्योंकि आप क्या करेंगे कि एक से लेकर के आप कहाँ जा रहे हैं कि 9 को विषम संख्या लिखना है, तो एक लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, तो लास्ट वाला क्या आया था, 17। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 17 लग देंगे, और बटे में आप यहाँ पर 2 रख देंगे। 17 और 1 आपका क्या हो जाएगा, 18, और बटे में आप 2 रख देंगे, तो इसको काट लेंगे, तो आपका 9 आंसर आपका आ जाएगा। तो ये तो आपका हो गया कि आसान, कि आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। लेकिन इससे और भी मैं आसान कर देता हूं, ताकि बिना बनाए भी आंसर आ जाए। जब बिना बनाए आंसर आ जाएगा तो और समझिए कि कितना बेहतर होगा। तो जरा आप गौर करिएगा, बिना बनाए आंसर मारना है, कैसे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए फॉर्मूला कहता है कि जब भी कभी आपका विषम संख्याओं का औसत पूछा जाता है, तो याद रखना, जब भी कभी विषम संख्याओं को आपको औसत पूछा जाता है, तो जितना विषम संख्या का औसत पूछा जाता है वही आंसर हो जाता है। यहाँ कहा जा रहा है कि 9 विषम संख्या का औसत पूछा जा रहा है, तो 9 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए हो गया, अब बनाने की कोई जरूरत ही आपको नहीं है। तो इस तरह से अगर आप चीजों को समझेंगे तो आपको क्या लगता है, क्वेश्चन आपका छूटेगा। लेकिन आप सभी लोग अलवल अलवल कमेंट बॉक्स में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो उस तरह से ना करें आप लोग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा कि प्रथम विषम आपका संख्याओं का अगर औसत पूछा जाता है तो इसका मान हो जाता है n, मतलब जितना कि आपका n रहता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगर कहा जाता है कि प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, सॉरी औसत क्या होगा, तो याद रखना 11 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिना चलाए आंसर इसका मार देना है। तो नोट डाउन कर लेना आप लोग स्टार मार करके कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर आप n लिख लेना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। आंसर बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा। देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहली बार है प्राकृत संख्याओं का औसत्य क्या होगा, बताइए बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा। पहली बार है प्राकृत संख्याओं का औसत्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया है, जब भी कभी प्राकृत संख्याओं का औसत्य पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है n बट्टा आपका 2, n+1 बटा इसका 2 होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको कहा जाता है कि प्राकृत संख्याओं का जरा औसत हमें बता दो, तो आप क्या करेंगे, n+1 बटा आपका 2, कितना प्राकृत संख्या है, तो आप कहेंगे 12 है। 12+1 और बटा में आपका 2 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो आपका 13 बटा आपका 2 होगा। 13 में अगर आप 2 से भाग लगाएंगे तो आपका 6.5 होगा। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। क्लियर है मित्रों, आप सभी लोगों का ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 6.5। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आंसर लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 3 संख्याएं दिया गया है, ए बी और आपका सी दिया गया है। इस प्रकार है कि a+b बराबर आपको 5 दिया गया है। जरा गौर करेंगे आप लोग, कहा जा रहा है कि a प्लस आपका b बराबर, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको 5 दिया गया है। आगे कहा जा रहा है कि b+c इक्वल टू आपका 7.5, मतलब b और प्लस आपका c इक्वल टू आपका यहाँ पर 7.5 दिया गया है, तथा c+a, ठीक है, तथा कहा जा रहा है कि c प्लस आपका a इक्वल टू आपका 8.5 दिया गया है। तो इन संख्याओं का पूछा जा रहा है कि औसत क्या होगा। इसका औसत निकालना है। औसत का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम लोग योग निकाल लेते हैं, और 3 संख्याओं का पूछा जा रहा है तो 3 से भाग दे देंगे तो आपका निकल जाएगा औसत, क्योंकि सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। तो सभी प्रेक्षणों का योग कैसे निकलेगा, a+b+c आपको निकालना होगा। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला को जोड़ देते हैं, एंड यहाँ पर राइट साइड वाला को हम लोग जोड़ देते हैं। तो हम लोग अगर इसको दोस्तों यहाँ पर जोड़ते हैं लेफ्ट साइड वाला को, तो आपका कितना हो जाएगा, a+b, फिर आप इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, b प्लस आपका c, फिर आप इसको जोड़ेंगे c+a को, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा c और प्लस आपका यहाँ से आपका a हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड वाला जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 5 प्लस आपका यहाँ पर 7.5 प्लस आपका यहाँ से हो जाएगा 8.5। अब यहाँ पर देखिए a से a आपका जुटेगा तो यहाँ पर आपका a होगा, फिर आप b को b के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 2b होगा, प्लस अगर आप c को c से ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 2c होगा, और इक्वल टू अगर यहाँ पर आप जोड़ेंगे यानी कि आपका 7 5 12
12 और 8 20 और आपका 5 यानी 0.5 आपका जुटेगा, यानी आधा आधा एक होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 21, यानी आपका 21 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपका 2 को आप यहाँ से कॉमन कर लीजिए, क्योंकि सभी में आपका 2 है, तो आपका क्या बचेगा a प्लस बी और प्लस आपका सी हो जाएगा, क्योंकि सभी में आपका 2 2 दिया गया है, तो 2 को आप कॉमन कर लोगे। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 20 आपका 1। यहाँ तक क्लियर है चीजें। अब जरा गौर करिएगा, यहाँ पर मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस आपका सी बराबर कितना आया है आपका 21। 21 में आप 2 से क्या करेंगे भाग लगा देंगे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी के साथ जो 2 है ये गुना में है, तो ये आपका चला जाएगा भाग में। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका 21 में अगर 2 से भाग देंगे तो आपका 10.5 होगा, यानी 10.5 होगा। तो आपने दोस्तों क्या किया कि a प्लस बी प्लस सी का आपने मान निकाल लिया कि 10.2 आया, तो ये आपने योग निकाल लिया ना। और हमारा फॉर्मूला कहता है कि जब आप औसत निकालते हैं तो सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षण। तो सभी परीक्षणों का योग आपने निकाल लिया है, क्योंकि आपका ए बी सी का यहाँ पर योग दिया गया है कितना, तो आपका 10.5 दिया गया है, तो ये आपका योग निकल गया। सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षण होता है औसत का फॉर्मूला। कुल परीक्षण कितना है, तो आपका 3 है, जैसा कि देख सकते हैं। तो 3 से आप यहाँ पर क्या करेंगे भाग दे देंगे, इसका औसत निकल जाएगा। पॉइंट को अगर खत्म करेंगे तो नीचे में आपका 10 हो जाएगा। 3 से ऊपर काटेंगे तो आपका 3 त्रिक 9, 3 पच्चे आपका 15। 10 से 35 में भाग लगाएंगे तो आपका 3.5 आएगा। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। तो किसी पीस को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है 7 11 15 x 14 21 25 का अगर औसत दिया गया है 15, तो कहा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। देखिए हमारा औसत बराबर फॉर्मूला होता है सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षण। ऑलरेडी यहाँ पर औसत आपको दिया गया है, तो अगर आप यहाँ पर ये लिखते हैं औसत बराबर फॉर्मूला, औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है सभी परीक्षणों का योग, क्या लिखते हैं सभी परीक्षणों का योग बटे आपका क्या होता है मित्रों, तो आपका होता है कुल परीक्षण। सभी परीक्षणों का औसत योग बटे कुल परीक्षण, औसत बराबर फॉर्मूला होता है। औसत आपको 15 ऑलरेडी दिया गया है, तो औसत के जगह पर आप 15 को पुट करेंगे। सभी परीक्षणों का योग, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 7 प्लस आपका 11 प्लस आपका 15, फिर आपका प्लस आपका x होगा, प्लस आपका यहाँ से 14 होगा, फिर आपका यहाँ पर प्लस 21 होगा, और फिर आपका यहाँ से प्लस 20 आपका 5 होगा। इसमें आप क्या करेंगे सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षण। टोटल परीक्षण कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो आप नीचे में क्या करेंगे 7 से आप डिवाइड कर देंगे। अब बनाइए इसका और बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या आ रहा है। देखिए आप यहाँ पर जोड़ेंगे सबसे पहले 21 25 14, फिर आप 15 और फिर 11, फिर आप 7, तो कितना होगा आप सभी लोग जोड़ करके मुझे बताओ कितना होगा। ये आपका 93 होगा। जब इसको आप जोड़ेंगे साथियों तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका 93, और प्लस में आपका हो जाएगा x, और बट्टे में आपका यहाँ से होगा 7। अब क्रॉस में इसको आप लोग गुना करिए तेजी से। अब क्रॉस में इसको अगर आप गुना करेंगे तो आपका 93 प्लस एक्स, इसको 1 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 93 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 93, और प्लस आपका x इक्वल टू यहाँ पर 15 सती 105, कितना हो जाएगा 105, और यहाँ पर आपका x इक्वल टू 93 जाकर के उस पर घटेगा, तो इधर हो जाएगा 7 और उधर 5, यानी 7 5 12। x का वैल्यू हमारा आ गया 5। ये क्या पूछ रहा है, कहा जा रहा है x का वैल्यू क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। क्लियर हुआ। तो जितने भी छात्र ऑप्शन बी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कहा जा रहे हैं कि 7 15 13 x तथा 9 का औसत अगर 10 है तो x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए पहला टाइप आपका क्लियर हो गया है। ये क्वेश्चन आप खुद से बनाना और इसका आंसर आप लोग निकालना कितना आपका आ रहा है। इसमें भी क्या होगा कि इसका औसत आपको 10 दिया गया है, तो आपका औसत बराबर क्या होता है सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षण। तो 7 प्लस आपका 5 प्लस आपका 13 प्लस आपका x और प्लस आपका 9, सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षण।
तो 1 2 3 4 5 बटे में आप कितना रखेंगे 5। अब यहाँ पर देखिए 13 और 7 20, 20 और 5 25, 5 30 और 4 कितना हो जाएगा 34। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू आपका 34 प्लस आपका x बटा आपका 5 हो जाएगा। अब इसको आप क्रॉस में गुना कर लेंगे, क्रॉस में गुना करेंगे तो आपका 34 प्लस आपका x इक्वल टू 10 इंटू 5 करेंगे तो 10 5 जा आपका 50 हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर आप क्या करेंगे कि x इक्वल टू आपका राइट साइड आपका 50 दिया गया है, 34 को आप उस पार लेकर के चले जाएंगे तो आपका निगेटिव 34 होगा। x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका डी। तो बिल्कुल आप ऑप्शन डी ला पाए होंगे, किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80 है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू आपका 8 है, तो एक्स और वाई का औसत क्या होगा ये आपको बताना है। डबल स्टार मार लीजिएगा। क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, ये आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी में और आपका फील्ड असिस्टेंट में। तो आंसर इसका बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए एक्स और वाई का आपको औसत पूछा जा रहा है, तो एक्स वाई का मान निकाल करके जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि टोटल परीक्षण आपका कितना होगा तो आपका 2 होगा एक्स एंड आपका वाई। तो मित्रों यहाँ पर आप देखिए कि दिया गया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपको दिया गया है वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको दिया गया 80। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप इसको मान सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू आपका ए माइनस बी, इसका आपका फॉर्मूला होता है। और बराबर में आपको यहाँ पर दिया गया 80। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए जरा आप गौर करिएगा, यहाँ पर आपको दिया गया x प्लस आपका वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मान दिया गया आपको 8, तो यहाँ पर आप 8 रखेंगे, बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा 80। अब देखिए इस 8 से आप काट लीजिएगा, क्योंकि गुना में है तो कट जाएगा, 10 बार में आपका कट जाएगा और आपका जो आएगा x प्लस वाई इक्वल टू आपका यहाँ से 10 हो जाएगा। अब जरा गौर करिएगा कि यहाँ पर आपको पूछना क्या चाह रहा है, कहा जा रहा है कि x प्लस वाई का मतलब एक्स वाई का औसत क्या होगा। तो एक्स वाई का औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई और बट्टे में क्या करेंगे आप 2 से 2 कर देंगे तो औसत निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका मान कितना आया है, एक्स प्लस आपका वाई इक्वल टू आपका कितना आया है तो आपका 10 आया है। तो आप इसमें क्या करेंगे 2 से आप भाग दे देंगे। एक्स प्लस वाई में आप क्या करेंगे, अगर औसत निकालना है एक्स प्लस आपको वाई का, तो आप क्या करेंगे एक्स वाई को जोड़ करके आप 2 से भाग दे देंगे। तो x प्लस वाई का मान कितना आया है आपका 10 आया है, और इसमें 2 से अगर भाग दे देंगे तो आपका औसत निकल जाएगा, और ये औसत कितना आएगा साथियों तो आपका 5 आएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आप सभी लोग आंसर बताओ मुझे, एक्सपेक्टेड इसका आंसर आपका क्या होगा। क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होगा। दोस्तों बिल्कुल भी क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि ये क्वेश्चन बनाना ही नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है कि जब भी कभी ये कहा जाए कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, या आपको औसत पूछा जाता है, तो औसत और माध्य का मतलब आपके वही होते हैं, ध्यान रखना। इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जितना भी आपका संख्या के बारे में पूछा जाता है वही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तुरंत पढ़ा होगा तो आपको निश्चित तौर पर आपको याद होगा, सीधा सीधा आप आंसर इसका मार दीजिएगा। जरा गौर करेंगे, अगर कहा जाता है कि प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा या औसत क्या होगा, औसत और माध्य का मतलब आप एक ही समझना, क्योंकि दोनों के लिए फॉर्मूला और रूल आपका सेम होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे आपके कुल प्रेक्षण होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होगा, यह औसत भी पूछा जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन आपका बी, क्योंकि आपका एन इसका हो जाता है, और एन यानी जितना नंबर रहता है उतना हो जाता है, जो भी मैंने आपको बताया है। तो क्या लगता है क्वेश्चन अब आपका नहीं छूटना चाहिए, ऑप्शन आपका बी सही होगा। इसके पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी नए छात्र हैं और अगर आप बैच के साथ ज्वाइन नहीं है तो इस नंबर पे आप सभी लोग कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे।
बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस के लिए बैच स्पेशल आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप सभी लोग तेजी से इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। और जो भी छात्र डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं आप निश्चित तौर पर उसके लिए भी अलग आपका बैच स्टार्ट हो गया है, तो आप उसके लिए भी इंक्वायरी इस नंबर पर आप ले लेंगे कॉल या एसएमएस करके। क्लियर है। इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों, अगर कार्यालय परिचारी की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी ऑनलाइन टेस्ट की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि आप टेस्ट लगा करके तुरंत आपको स्कोर दिख जाता है, आप अच्छे तरीका से चीज़ों को पुनः आप समझ पाएँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिस सेट इसके लिए आपका जो है जो चलाया जा रहा है ये आपका बुक्स का चलाया जा रहा है, जो एग्जाम के लिए आपका सजेस्टेड आपका बुक है और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वैसे बुक का सेट बाय सेट करके आपको डिस्कशन कराया जा रहा है लाइव टेस्ट के माध्यम से। और प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का कंप्लीट आपको मटेरियल्स रिवील कराए जा रहे हैं। उसके बाद पटना में चल रहे हैं जो 4 से 5 आपका बेस्ट आपका फैकल्टी है, इसका कंप्लीट ऑफलाइन सेंटर का एंड ऑनलाइन सेंटर का कंप्लीट आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएँ। और किसी भी सेट संस्थान का सेट प्रैक्टिस सेट या आप टेस्ट उठाएंगे निश्चित तौर पर उसमें आपका बेहतर परफॉर्मेंस आपको रहेगा, क्योंकि आपके सभी सेंटर का कंप्लीट आपको मर्ज करके कवर कराए जा रहे हैं और लगातार आपको नोट्स रेगुलर आपको कराए जा रहे हैं। उसके बाद जब आपका क्लास एंड हो जाता है तो आपका रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, ताकि आप अच्छे तरीका से चीज़ों को आप रिवीजन कर पाएँ, दोबारा आपको क्लास अटेम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं हो। और मिक्सलेनियस का नोट्स आपका 50% सिलेबस का 156 पेज का आपको डाल दिया गया है। उसके बाद रेगुलर आपका इसमें पीडीएफ और नोट्स आपको दिया जा रहा है। उसके बाद जो आपका फी है ओनली आपका 140 आपका 9 है, एग्जाम तक आपको यहाँ पर वैलिडिटी आपको एक्सेस किया गया है। उसके बाद खान ग्लोबल स्टडीज़ का ऑफलाइन सेंटर पे जो बैच कार्यालय परिचारी का चल रहा है इसका कंप्लीट आपका साथ ही साथ आपका टेस्ट सीरीज भी आपके रेगुलर आपके कवर कराए जा रहे हैं। उसके बाद केजीएस का आपका बुक है प्लेटफॉर्म में किरण पब्लिकेशन यूनिक चक्षु, और 4 से 5 जो अभी लेटेस्ट एडिशन आपका लॉन्च किया गया है ये भी कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अपकमिंग कोई भी बुक्स अगर लॉन्च होता है तो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले लेंगे और बैच के अंतर्गत एनरोल होकर के बेहतर आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पहली n प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। यहाँ पर विषम नहीं पूछा गया है, डायरेक्ट आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पहली n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो n+1/2 जो लोग कि हम लोगों ने कवर किया है। अगर ये कहा जाता है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा n। तो यहाँ पर तो आपका राइट आंसर बी होगा, आप फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन लेंथी देख करके भागने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप सभी लोग तो बिल्कुल बना पा रहे हैं। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक गाड़ी 1900 रुपया में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि एक कोई गाड़ी है और अगर इस गाड़ी को 1900 रुपया में बेचा जाता है तो एक विक्रेता को 5% का नुकसान होता है। 5% नुकसान का मतलब है कि आप गाड़ी को 95 रुपया में आप बेच रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि मुझे 5% का घाटा हो गया, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि आपने वस्तु को 100 में खरीदा होगा और 95 में आपने बेचा होगा, इसलिए आपको 5% का लॉस हो गया। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक वस्तु को बेचा जाता है 1900 रुपया में और 5% का उसे लॉस हो जाता है। जब लॉस हो जाता है तो कहा जा रहा है कि 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कहा जा रहा है कि किस मूल्य पर बेचना चाहिए। आप मुझे ये बताओ कि किसी वस्तु को आप 100 रुपया में आप खरीदो और 15% का अगर आप लाभ चाहिए तो आप निश्चित तौर पर उस वस्तु को आप कितना में बेचेंगे, 100 आप 15 में बेचेंगे। तो यहाँ पर आप 115 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 से काटेंगे 19 बचे आपका 95, 19 से काटेंगे 19 से कम आपका 19, यहाँ पर आपका 00 आएगा। इसको मित्रों आप गुना कर लेंगे तो 11,000 आपका 500 आपका राइट आंसर आएगा कि इस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए 15% के लाभ के लिए 11,500 में, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ, एक बार आप लोग चेक करिए इसको, ऐसा हुआ क्यों, कहीं गलत हुआ है क्या, है ना, बिल्कुल गलत हुआ है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी और आपका कटेगा, जो हम लोग यहाँ पर काटे नहीं है, 5 से इसको काटिएगा आप सभी लोग, तो 5 दूना आपका 10, 5 तिरिक आपका 15, तो आपका 23 पर आपका 00 आ जाएगा 2300, जो ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा
ऑप्शन आपका डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 18,450 रुपया का बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। अब यही क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन रहता तो हो सकता था कि आपको समझ में ना आता। इसी टाइप का जब दूसरा क्वेश्चन है तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। और इस कारण से क्या है कि यही क्वेश्चन अभी आपका रहता 17, 18, 19 पर जाकर के, तो फिर आपको दिक्कत होता है। इसमें यही इम्प्रूवमेंट है कि क्वेश्चन को एक जगह पर लाया गया है ताकि चीजें आपकी आसानी से क्लियर हो। मित्रों यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 18,450 रुपया में जब बेचा जाता है तो एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। अगर आपको 50% की हानि हो रहा है, इसका मतलब आपने वस्तु को खरीदा होगा कितना में, तो आपने खरीदा होगा 100 में, और 50% का हानि हो रहा है, इसका मतलब आप वस्तु को कितना में बेच रहे होंगे, आप 50 में बेच रहे होंगे। यानी आपको, आपका कहना यह है कि सेलिंग प्राइस 50 है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ना, वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 18,000 आपका 450 है और आप कह रहे हैं 50 है। तो ऐसा करिए कि सेलिंग प्राइस की तुलना आप सेलिंग प्राइस से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप यहाँ पर गुना कर देंगे। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि 50% का हमें लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। तो आप ये बताओ मुझे कि आप किसी वस्तु को खरीदेंगे 100 रुपया में, और अगर आपको 50% का लाभ चाहिए, 50 का लाभ चाहिए, तो आप निश्चित तौर पर इस वस्तु को कितना में बेचेंगे, 150 में आप बेचेंगे। यही पूछा जा रहा है कि जब आप 150 में बेचेंगे तो आपको कितना इसका जो है आपका विक्रय मूल्य होगा। तो 150 से आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे, एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 50 से इसको अगर आप काटेंगे तो 50 तियक आपका 150 हो जाएगा, गुना कर लेना, आंसर आ जाएगा 0 हो जाएगा। 3 गुना 0 0, 5 तिरिक आपका 15 का 5, 1 आपका बचेगा। उसके बाद 8 तिरिक आपका 24, 24 और 1 आपका 25 का 5, 2 बचेगा। उसके बाद देखिए आपका 8 तिरिक आपका 24, गलत हो गया क्या, चलिए इसको एक बार पुनः आप लोग गुना करेंगे। ठीक है, देखिए 0 गुना 3 करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, 5 गुना 3 करेंगे तो 5 तिरिक 15 का 5 आपका 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 4 तिरिक आपका 12, ठीक है 12 और 1 आपका 13 का 3, बाकी 1 बचेगा। 8 तिरिक आपका 24, 24 और 1 जोड़ेंगे तो 25 का 5, 2 होगा, बचेगा 2 आपका, 3 कम 3 और 2 आपका 5 होगा, यानी आपका 55,300 आपका 50, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 25% की हानि पर 8400 रुपया में बेचा जाता है। अच्छा, एक कोई वस्तु है आपका, कहा जा रहा है कि 25% की हानि पर 84 रुपया में बेचा जाता है। मतलब एक वस्तु को जब 8400 रुपया में बेचा जाता है तो इस एक व्यक्ति को 25% की हानि हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 8400 रुपया में बेचा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि 25% की हानि हो जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि वस्तु को आपने खरीदा होगा 100 रुपया में और 25% की अगर आपको हानि हो रही है तो इसका मतलब आप वस्तु को मित्रों बेच रहे होंगे 75 रुपया में। आप कह रहे हैं कि 75 रुपया इसका सेलिंग प्राइस है और क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 8400 रुपया इसका सेलिंग प्राइस है। तो ऐसा करिए कि जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसको आप पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस, और आप अपना वाला सेलिंग प्राइस आप नीचे रख देंगे, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आपने वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना है 100, क्योंकि हमेशा क्रय मूल्य आपका होता है 100, गुना कर लेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 25 से काटेंगे 25 तिरिक आपका 75, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 3 से काट लेना, 3 से काटेंगे 3 दूना आपका 6, 8 में भाग लगाएंगे 3 दूना 6, 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 4 उतरेगा तो 3 8 आपका 24, आपका यहाँ से हो जाएगा 00। अब इसको गुना कर लेंगे, 4 गुना 0 करेंगे तो आपका 0 होगा, 4 गुना पुनः 0 करेंगे तो आपका 0 होगा, 8 चौका आपका 32 का 2 आपका 3 बचेगा, 4 दूना 8 और 3 आपका 11, तो 11,000 आपका 200 राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है
साथियों प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया आपका 3600 रुपया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब आपका कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है 3600 रुपया आपका है। कहा जा रहा है कि उसे 15% के लाभ पर बेचा गया। क्लियर है। कहा जा रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य है आपका 3600 रुपया और उसको 15% के लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। जरा गौर करना, देखिए जरा गौर करना। देखिए सीपी जो यहाँ पर आपका दिया गया है, ये कहा जा रहा है कि आपका 3600 रुपया एक वस्तु का सीपी है, कॉस्ट प्राइस। और किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य, ये अपने आप में आपका होता है 100%, जो हम लोग बराबर मानते हैं। तो यहाँ पर मित्र आपको कहा जा रहा है कि जो इसका यहाँ पर सीपी दिया गया है, कॉस्ट प्राइस, ये कहा जा रहा है कि 3600 रुपया है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी सीपी अपने आप में आपका होता है कितना, तो आपका होता है 100%। तो सीपी की तुलना हमने सीपी से कर दिया। अब कहा जा रहा है कि 15% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा जाता है। तो 15% के लाभ पर अगर एक वस्तु को बेचा जाता है तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि आखिर वस्तु को बेचा कितना में जा रहा है, क्योंकि 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 115 से आप गुना करेंगे। अब आप कहेंगे कि आप यहाँ पर विक्रय मूल्य क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, उसी विक्रय मूल्य में से 8% की छूट दे देंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका क्रय मूल्य आपका कितना था। इसलिए आप यहाँ पर निकालेंगे विक्रय मूल्य। यहाँ से देखिए आपका 00 से आपका 00 यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। 00 से आपका 00 कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग क्या करेंगे कि 36 गुना 115 कर लेना। 36 गुना 115 अगर करेंगे तो साथियों आपका ये आ जाएगा 4100 आपका आ जाएगा। सॉरी कितना आ जाएगा, 4100 आएगा क्या, 4140 आएगा। गुना करिएगा 4140 आएगा। 4100 आपका 40 आएगा। इसको जब आप गुना करिएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु का सेलिंग प्राइस है ये आपका कितना आ गया, 4100 आपका 40 आ गया। अब जरा क्वेश्चन में आइए। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा जाता है, तो आप जानते हैं कि वस्तु का जो इसका सेलिंग प्राइस है, यानी जो बेचा जा रहा है, कितना में बेचा जा रहा है, 4140 में। और प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा गया, ठीक है, कौन सा वस्तु, जिस वस्तु का दाम यहाँ पर आप कितना ले रहे हैं, 4140 रुपया ले रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि अगर 8% की छूट पर इस वस्तु को बेचा जाए तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 4100 आपका जो 40 है, 4140, देखिए बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ आपको ध्यान रहे, 4100 जो आपको यहाँ पर 40 दिया गया है, ये आपका क्या है, तो आपका विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पर एसपी मैंने लिखा है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, यानी ये आपका सेलिंग प्राइस कब हुआ, जब आप 15% के लाभ पर एक वस्तु को बेच रहे हैं, तब आपको कितना का विक्रय मूल्य आपने लिया है, 4140 रुपया आपने लिया है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 8% की आप छूट पर जो है इस वस्तु को बेच दीजिए। जब 8% की छूट पर आप किसी को वस्तु देते हैं तो इसका मतलब आप कितना में उस वस्तु को आप देंगे, तो आप कहेंगे कि 92 में देंगे, क्योंकि 8% का आपने छूट दिया है। 8% का जब आप छूट देंगे तो 100% में ही से ही छूट देंगे। 100% में से 8 को घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा 92। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4140 है सेलिंग प्राइस, और आप कह रहे हैं कि 8% का अगर छूट देंगे तो हम वस्तु को 92 में बेचेंगे। तो विक्रय मूल्य की तुलना आपने विक्रय मूल्य से कर दिया, और जो निकालना है उसको आप क्या करेंगे, गुना। तो मैं अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि चाहे अंकित मूल्य हो या फिर आपका कॉस्ट प्राइस हो, ये जब हमें पता नहीं रहता है तो चाहे अंकित मूल्य हो या कॉस्ट प्राइस हो, ये अपने आप में 100% आपके माने जाते हैं। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि इसका अंकित मूल्य क्या है, तो आप कितना से गुना कर दीजिएगा, 100 से। बस हो गया, आपका बन गया। अब इसको आप काटिए और देखिए आपका कितना आंसर यहाँ पर आपका आ रहा है। 37 को अगर आप 92 से आप काटेंगे ऊपर तो ये आपके 45 बार में आपका कट जाएगा, और 45 गुना अगर आप 100 करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4500 रुपया। तो 4500 वाले जितना भी आंसर लाए हो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, जरा ध्यान देंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 20% की हानि पर 4800 रुपया में बेचा जाता है। एक वस्तु को 20% की हानि पर 4800 रुपया में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा।
वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि जब भी हमें क्रय मूल्य का बारे में पूछा जाता है तो आपने आप में सीपी जो होता है क्रय मूल्य, ये आपका 100% होता है। कितना होता है? तो सीपी आपका हमेशा आपके अपने आप में आपका 100% होता है। अब प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 20% की हानि पर 4800 रुपया में बेचा जाता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वस्तु को 4800 रुपया में बेचा जाता है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20% की हानि हो जाती है। जब 20% की हानि हो जाती है तो इसका मतलब वस्तु को कितना में बेचा जाता होगा? 80 में बेचा जा रहा होगा, क्योंकि 20% की आपको हानि हुई है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस है 4800 और आप कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस है इसका 80। तो सेलिंग प्राइस की तुलना सेलिंग प्राइस से करेंगे, मतलब विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, एंड जो निकालना रहेगा उसको आप करेंगे मल्टीप्लाई। अब निकालना क्या है? तो निकालना है हमें यहाँ पर कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, मतलब आपका क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य अपने आप में आपका 100 होता है, तो यहाँ पर आप 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब काट लीजिए, 0 से आपका 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 छक 48, एक आपका 0 होगा और इसको गुना कर लेंगे तो आपका 6 पर आपका 3 0 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन बी लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए आप सभी लोग और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपका पेपर में ऐसे ही रहता है, आपका 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपका ऐसा रहता है। लगभग क्वेश्चन नंबर अगर 20 तक आप देखेंगे तो आपका ठीक ठाक आपको मिलेगा। उसके बाद आपका पेपर का लेवल आपको हाई दिखता है, तो आप ध्यान रखिएगा, उसी लेवल से आपको कराए जा रहे हैं। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य आपको दिया गया 5000 रुपया है, उसको 20% की छूट पर खरीदा जाता है। ठीक है, यदि कहा जा रहा है कि 200 रुपया उसकी मरम्मत पर लगाए जाए तो 15% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु का आपका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए एकदम आपको 100% समझ में आएगा, बस आपका डेडिकेशन हमारे साथ होनी चाहिए। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया है आपका 5000 रुपया। आप जानते हैं कि अंकित मूल्य अपने आप में आपका कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 100 होता है। या कॉस्ट प्राइस की भी अगर मैं बात करूं तो अपने आप में आपका 100 होता है। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है, यानी एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है ये आपका मित्रों ये आपका 5000 है। और आप जानते हैं कि अंकित मूल्य अपने आप में आपका कितना होता है, तो आपका 100% होता है। तो अंकित मूल्य की तुलना आप अंकित मूल्य से यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद हमारा कहा जा रहा है कि उसको 20% की छूट पर खरीदा गया, उसको 20% की छूट पर खरीदा गया। तो हम यहाँ पर ये निकाल सकते हैं कि 20% की अगर छूट पर उसे खरीदा गया है तो इसका मतलब जब खरीदा होगा 20% की छूट पर उसे खरीदा गया है तो इसका मतलब है कि वो कितना दिया होगा, यानी 80 रुपया में खरीदा होगा। यानी आप अगर किसी वस्तु को 20% की छूट में खरीदते हैं तो इसका मतलब वस्तु को आप कितना में खरीदते हैं, 80 रुपया में खरीदते हैं। तो यहाँ से आप अगर 80 को गुना कर देंगे तो यहाँ से आपका निकलेगा कॉस्ट प्राइस, मतलब आपने वस्तु को खरीदा कितना में। देखिए यहाँ से आपका 00 से आपका ये 00 आपका कट जाएगा और यहाँ से अगर आप गुना करेंगे तो 5 अठे आपका हो जाएगा 40, यानी 40 हो गया और इस पर आपका लग जाएगा यहाँ पर 2 0 यानी 4000। इस क्वेश्चन के लिए मैं पुनः एक बार आपको बताना चाहूँगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन निश्चित तौर पर होगा। आप हमेशा याद रखिएगा, जब आप ऊपर में कहीं पर भी कॉस्ट प्राइस आप रखते हैं तो नीचे में आपको 100 से तुलना करना है। ऊपर में जब आप कभी भी अंकित मूल्य को रखते हैं तो नीचे में आपको 100 से आपको तुलना करना है। इसलिए क्योंकि जो अंकित मूल्य होता है, जो मेन राशि दिया रहता है वो, और अंकित मूल्य अपने आप में आपका 100% होता है, इसलिए हम लोग अंकित मूल्य की तुलना 100 से करेंगे। क्योंकि आपको अंकित मूल्य जब दिया रहता है तो अंकित मूल्य अपने आप में आपके 100% होते हैं। और ऊपर याद रखिएगा, जब भी आपको कॉस्ट प्राइस दिया रहे तो इसकी तुलना हम लोग 100 से करेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में आपके 100% होते हैं। इसलिए यहाँ पर एक बार और आपका हुआ था अभी, जिसमें कि ऊपर हम लोग कॉस्ट प्राइस रखे थे, तो मैंने बताया था कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में आपका 100 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 100 से तुलना कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अंकित मूल्य है ये आपको दिया गया है 5000 रुपया है, तो 5000 को हम लोग ऊपर रखेंगे और इससे तुलना करेंगे हम लोग 100 से, क्योंकि अंकित मूल्य अपने आप में आपके 100% होते हैं। अब कहा जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया है
और एक व्यक्ति उसे 20% की छूट पर अगर खरीदता है तो इसका हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे क्रेमुल। तो क्रेमुल निकालने के लिए 80 से गुना करेंगे क्योंकि 20% का आपको छूट मिला है। अब आप कहेंगे कि आप क्रेमुल क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब हमें क्रेमुल पता चल जाएगा तो 20% का यानी 15% का लाभ कमाने के लिए कितना में हमें बेचना चाहिए ये हमें निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका डबल जीरो से ये आपका डबल जीरो कटेगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 अठे आपका 40 यानी 40 आपका हो जाएगा और यहाँ का एक जीरो यहाँ का एक जीरो इसमें आप लगा दीजिए। तो ये आपका क्या कहलाएगा मित्रों? ये आपका सीपी कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस। और किसी भी वस्तु को आप खरीदते हैं और उसके ऊपर जितना भी आप मरम्मत के लिए, रिपेयरिंग के लिए आप खर्च करते हैं वो भी उसमें आपका जुट जाता है। तो कहा जा रहा है कि इतना में तो आपने खरीदा 4000 में वस्तु को, इसमें कहा जा रहा है कि 200 रुपया उसकी मरम्मत पर लगाए गए। तो 200 रुपया इसी में आपका ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है और ये सम्मिलित रूप से आपका क्या बन जाता है? सीपी कॉस्ट प्राइस। तो पहले 4000 था और 200 आपका और जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपका कॉस्ट प्राइस इसका होगा ये 4200 रुपया आपका होगा कॉस्ट प्राइस। अब जरा गौर करिएगा, ये आपका क्या है? सीपी है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 4200 रुपया। और कहा जा रहा है कि ये जो 4200 रुपया वस्तु का दाम है इस पर अगर आपको 15% का लाभ कमाना हो तो वस्तु को आप कितना में बेचेंगे? तो यहाँ पर देखिए आपका सीपी कितना दिया गया है। तो आपने सीपी लाया है यहाँ पर आप 4200 और आप जानते हैं कि सीपी हमेशा आपका जो है अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो याद रखिएगा जब भी कभी फ्रैक्शन के ऊपर में आपके क्रय मूल्य रहता है तो उसका तुलना आप 100 से करेंगे, या अंकित मूल्य रहता है तो उसका तुलना आप 100 से करेंगे। आप क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 15% का आपको लाभ कमाना है तो किसी भी वस्तु को आप 100 में खरीदिएगा और 15% का लाभ कमाना है तो 115 में आप बेचेंगे। तो यहाँ पर 115 में आप बेचेंगे तभी आपको 15% का लाभ होगा। डबल जीरो से आपका डबल जीरो कटेगा, 42 गुना 115 कर लेना, आंसर इसका आ जाएगा 42 गुना अगर 115 दोस्तों यहाँ पर आप करेंगे तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ कि कितना आपका आंसर आएगा? ये आपका 4830 आएगा। कितना आएगा? 4800 आपका 30 आएगा। आप सभी लोग इसको गुना कर लेंगे, 4830 आएगा। ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि दिया गया है कि 3p/7 इक्वल टू आपका 4q/11 तो आपको बताना है कि p और q का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए जरा गौर करिएगा, यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा यहाँ से आपका 3p और बटे में आपका यहाँ से हो जाएगा 7 इक्वल टू यहाँ से आपका हो जाएगा 4q और बटे में आपका हो जाएगा 11। अब क्रॉस में इसको आप गुना कर लीजिए, 11 से गुना करेंगे तो 11 तिया आपका 33 हो जाएगा, 33p फिर आपका बराबर और यहाँ से गुना करेंगे तो 7 चौके आपका 28, यहाँ से आपका क्यूब हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि p और आपका q का अनुपात क्या होगा। q का मान आपको यहाँ से दिया गया है 20 आपका 8 और p का मान जो दिया गया है 33, ये आपका q के साथ चला जाता है क्योंकि बराबर से जब हम लोग रेशियो में जाते हैं तो इसका मान आपका पलट जाता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है p और q का अनुपात क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28:33, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, एकदम बनाइए आप लोग पहले इसको, और मुझे लगता है कि ये सभी क्वेश्चन आप एकदम रौंद डालेंगे। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया आपका 3a इक्वल टू आपको यहाँ पर दिया गया है 2b इक्वल टू आपको यहाँ पर दिया गया आपको 4c। अब यहाँ पर इसका अगर अनुपात हम लोग निकालना चाहें साथियों तो आपका कैसे होगा, तो आपका a अनुपात b अनुपात आपको c निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में यही तो आपका पूछा जा रहा है। और याद रखिएगा कि इससे 4 क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा आपके अनुपात और आपके समानुपात से। देखिए यहाँ पर आपका जब भी कभी बराबर में कोई चीज़ें होता है और उसको अगर आप रेशियो के रूप में चेंज करना चाहते हैं तो ये आपके पलट जाता है। 2 अंक अगर रहता तो आपस में इंटरचेंज होता, लेकिन 2 से अधिक है तो आप इसको पलट दीजिएगा इस तरह से आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/4। आप क्या करते हैं कि जब भी कभी रेशियो आपका फ्रैक्शन के रूप में आ जाए, लीनियर में चेंज करने के लिए एलसीएम लेकर के सभी पदों में गुना। इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका 12 आएगा, तो 12 को यहाँ से गुना करेंगे, पुनः 12 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एंड 12 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 टाइम्स में कटेगा। 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 4 से काटेंगे तो आपका 4 त्रिक 12, यानी आपका आंसर जो आएगा 4:6:3 आपका 3, ए बी आपका सी का अनुपात।
4, 6, 3 ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि 3p इक्वल टू 5q इक्वल टू आपका 15r तो आपका p अनुपात q अनुपात r का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए जरा गौर करेंगे। अब ये क्वेश्चन तो आपका डेफिनेटली आपका बन जाना चाहिए, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन अभी आपको मैंने बताया है। तो प्लीज आप सभी लोग पेन पेपर आप उठाइए और इसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको निकालना है p अनुपात q अनुपात और आपको यहाँ पर निकालना है r। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए p का जो मान है ये आपका 1/3 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं क्यों हो रहा है, क्योंकि बराबर को रेशियो के रूप में चेंज कर रहे हैं। तो फिर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, फिर आपका 1/15 हो जाएगा। हरों का आप सभी लोग यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे और इस एलसीएम को सभी पार्ट में आप गुना कर देंगे। देखिए एलसीएम इसका लीजिएगा तो आपका 15 होगा और इस 15 को आप सभी लोग क्या करेंगे, सभी पार्ट में आप यहाँ पर गुना कर देंगे। तो गुना कर दीजिए आप सभी लोग और बताइए आप सभी लोग कितना आपका आएगा। देखिए 3 से काटेंगे तो आपका 3 5 आपका 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 त्रिक आपका 15 होगा और ये 15 से आपका 15 कटेगा। तो देखिए 5 अनुपात आपका 3 अनुपात आपका 1 इसका राइट आंसर होगा, यानी 5 3 1, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। तो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है और आज देखिए आपका 2 बजे आपका टेस्ट होने वाला है। तो आप सभी लोग जो नए छात्र हैं आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे और बैच के साथ आप लोग एनरोल हो जाएंगे, जिसमें कि पूरी तरीका से कंप्लीट आपका रेगुलर आपका थ्योरी का आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप कार्यालय परिचारी के लिए बेहतर आप इम्प्रूवमेंट कर पाए। इसमें A to Z आपको चीज़ें ऑल सब्जेक्ट आपको कवर कराए जा रहे हैं। तो देर किस बात की, इसमें कंप्लीट आपको चीज़ें और साथ ही साथ ऑनलाइन आपको टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाए। तो साथियों आप सभी लोग 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है और आपको बताना है इसका मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि 2a इक्वल टू यहाँ पर आपको दिया गया है 3b। यहाँ पर देखिए खास बात यह है कि जब आपको दो टर्म रहता है और a और b का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बी का मान। क्या निकालते हैं, ए बी का मान निकालने के लिए ए अनुपात आप बी करेंगे और इसका मान आपस में इंटरचेंज हो जाता है जब 2 के रूप में आपको दिया रहे तो बी का मान ए के पास और ए का मान आपका बी के पास आ जाता है। ए का वैल्यू आपका 3 हो गया, बी का वैल्यू आपका 2 हो गया। ये तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। ऊपर हमारा कहा जा रहा है ए प्लस बी मतलब 3 और 2 आपका 5 और बट्टा में आपका ए हो जाएगा, ए का मान आपका 3, यानी 5/3। ऑप्शन नंबर डी सही। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बताइए आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों हमारा प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि 3x माइनस वाई इस आपका कहा जा रहा है 3x माइनस वाई इस टू आपका x प्लस 5y इक्वल टू 5:2 आपका 7 दिया गया है, तो आपको ये बताना है इसका मान क्या होगा। आइए देखते हैं। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसको, ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए आप इसको लिख सकते हैं क्या, तो ज़रा गौर करेंगे। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3x माइनस वाई और जो आपका रेशियो में दिया गया है ये आपका बटे के रूप में आपका आ जाएगा, यानी x प्लस आपका यहाँ से आ जाएगा आपका 5y और आपका इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 और बटा में आपका हो जाएगा 7। ठीक है। आप क्रॉस में इसको आप पहले गुना कर लीजिए। x और y का जब मान निकल जाएगा तो आप इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब इसको गुना अगर हम लोग यहाँ पर कर लें तो आपका 7 त्रिक कितना हो जाएगा आपका 21 आपका x होगा माइनस 7 गुना y करेंगे तो आपका यहाँ से होगा 7y बराबर। अब देखिए 5 गुना अगर x करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5x और 5 गुना अगर आप 5y करेंगे ये आपका 20 आपका 5y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5x को इस पर अगर ला करके हम माइनस कर दें तो आपका हो जाएगा 16x इक्वल टू आपका 7y उधर अगर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 32y। अब देखिए 16 से काटेंगे तो आपका 16 दूना आपका 32 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू जो आपका वैल्यू आएगा ये आपका आ जाएगा 2y। आप इसको ऐसा कर लो ठीक है, इसके सामने नहीं कुछ तो आपका 1 है
और यहाँ से अगर x अनुपात अगर y का हम लोग यहाँ पर मान निकालना चाहें तो आपका कितना आ जाएगा, तो दो जो आपका y के साथ है ये आपका आ जाता है x के साथ, और 1x का आपका आ जाएगा y के साथ, तो आपका ये वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप मान रख दीजिए x प्लस वाई, यानी 2 और 1 आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और x माइनस वाई, तो x में ये मतलब 2 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1, यानी 3 अनुपात आपका 1। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए आप लोग इसको, बताइए राइट आंसर क्या होगा, बनाइए और बताओ आप लोग एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ए एक काम को 18 दिनों में, बी कहा जा रहा है कि 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कहा जा रहा है कि कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा, ये आपको बताना है। बताइए इसका 24 का आपका आंसर क्या होगा, बना करके आप सभी लोग तेजी से बताओ इसका एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा। देखिए साथियों, दो व्यक्ति एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। एक जो है व्यक्ति कितने दिनों में कर रहा है, तो 18 दिनों में। मतलब ये जो व्यक्ति है ये कितने दिनों में कर पाते हैं, तो आप कहेंगे 18 दिनों में। और इसकी अगर क्षमता मैं निकाल लूँ यहाँ पर पावर, तो समय का उल्टा क्या हो जाता है, क्षमता, तो 1/18 हो जाएगा। बी कहा जा रहा है कि इस काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो आप कहेंगे 36 दिनों में पूरा करते हैं। और इसका अगर यहाँ पर पावर मैं निकाल लूँ तो 1/, में आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, आपका 36 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है कि इसका आप निकाल लीजिए कि आखिर ये दोनों जो है मिल करके काम करें तो काम कितने दिनों में होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए जो है एक दिन काम अगर करेगा 1/18 की क्षमता से, और जो आपका बी है ये 1/36 की क्षमता से करेगा, तो एक दिन में ये दोनों कितना काम करेगा। तो आप यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे कि 1/, यहाँ से आपका हो जाएगा 18 प्लस आपका यहाँ से हो जाएगा 1/, आपका 36। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप देखिए, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन नया लगे क्योंकि आज आपका पहली बार ये आया है, आगे आपको समझ में आ जाएगा अगर इसमें समझ में ना आए तो। लेकिन आप समझने का प्रयास करें पहले क्वेश्चन में ही। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 36, 18 दूना 36 और 36 से कम 36, ऊपर हो जाएगा आपका 3। इसको काट लेंगे, 3 एक कम 3, काटेंगे 12 तिया 36। मतलब एक दिन में ये व्यक्ति जो काम करेगा 1/, आपका 12 करेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि वे दोनों मिल करके 9 दिनों तक काम करते हैं, तो एक दिन में 1/12 करेगा, तो 9 दिन में कितना करेगा, तो 9 से आप गुना कर देंगे। अब 9 से गुना कर देंगे तो आपका 3 त्रिक आपका 9, 3 चौके आपका 12। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 9 दिन में जो ये काम करेगा 3/, आपका 4 काम ये लोग कर देगा। कितना दिन में, 9 दिन में। अब देखिए कोई भी काम अपने आप में आपका होता है एक, कितना होता है, एक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि 9 दिन तक तो इन लोगों ने काम किया, लेकिन कहा जा रहा है कि कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। तो कोई भी काम अपने आप में होता है एक, कितना होता है, एक होता है। और इसमें से इन लोगों ने क्या किया है कि 3/4 इन्होंने कर डाला है, तो जो काम हो गया है उसको एक में से आप घटा लीजिएगा। आप याद रखिएगा जब भी हम आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तो आपको ऐसे ही बताएंगे, और इससे काफ़ी बेहतरीन ट्रिक जो है आगे के क्लास में आपके आ रहे हैं, जिसमें कि आप आसानी से इतना स्मूथली आप इसको बनाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये टाइम एंड वर्क आप पढ़ रहे हैं। हालांकि अदर जगह पर कहीं पर आप देखेंगे तो फिर आपका दिमाग का दही हो जाएगा जब आप टाइम एंड वर्क के आप क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ भी आपका नहीं होना है, आप एक लाइन में सॉल्व करिएगा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्लास से जो है आपको कराएंगे। इसमें रेंडमली क्वेश्चन आपका लिया गया है क्योंकि आपका नोट्स का क्वेश्चन है। आगे से जो आपका क्लास आएगा वो भी नोट्स का ही रहेगा, लेकिन उसमें अरेंजमेंट आपका काफ़ी बेहतर रहेगा, जिससे कि आप टाइम एंड वर्क को दोस्तों आप अच्छे तरीका से सीख सकते हैं। और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप धुआं कर सकते हैं, उस तरह से आपको बताए जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आपका कोई भी काम अपने आप में आपका कितना होता है, एक होता है। और इन्होंने क्या किया है कि ए और बी मिल करके 3/4 कर चुका है, तो जो काम हो चुका है उसको आप घटा दीजिएगा तो शेष निकल जाएगा। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो आपका 4 होगा, और ऊपर देखिए आपका 4 माइनस आपका 3 हो जाएगा, और आपका जब घटेगा तो 1/, आपका 4 होगा। तो 1/4 जो है शेष काम आपका बचा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक जो काम बचा है, कहा जा रहा है कि शेष कितना प्रतिशत बचा है। आप कह रहे हैं 1/4 इसका काम क्या है, बचा है, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रतिशत में बताओ कि कितना बचा है। तो आप क्या करेंगे, 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से आप गुना करेंगे और 4 से काटेंगे, तो 4 दूना 8, 4 25 20, आप कह सकते हैं कि 25% बचा है।
ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न कहा जा रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि ए है और कोई व्यक्ति आपका बी है और कोई व्यक्ति सी है, ये तीनों मिल करके एक काम को 15 दिनों में आपके पूरा करते हैं। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बी तथा सी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब बी और जो आपका सी है ये दोनों मिल करके इसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है? तो कहा जा रहा है कि 20 दिनों में आपके पूरा करते हैं। तो कहा जा रहा है ए जो है अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो जो भी व्यक्ति काम करता है वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम करता है, ना कि समय के अनुरूप काम करता है। जितना क्षमता होगा उतना वो काम करेगा। तो आप मुझे ये बताओ कि इसका क्षमता ए प्लस बी प्लस सी का अगर आप क्षमता निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1/, आपका 15 हो जाएगा। इसमें से बी प्लस अगर सी दिया गया है यहाँ पर आपका 20 दिनों में, तो इसकी क्षमता को अगर आप घटा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों में से अगर बी सी को आप घटा देंगे तो आपका ए का बचेगा। और इसी का पूछा जा रहा है कि ए जो है उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बस निकल गया, आप घटा लीजिए। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 15 और आप अगर 20 का, तो मुझे लगता है कि 20 तरीक आपका 60 इसका एलसीएम आएगा। 15 चौके 60 और माइनस 20 तरीक आपका 60, यानी 1/, आपका 60 आ जाएगा। ये क्षमता निकला है दोस्तों, किसका? ए का निकला है। लेकिन हमें बताना है समय, तो यहाँ पर क्षमता का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा क्षमता होता है। तो ये क्षमता निकला है, समय निकालेंगे तो ये सीधा आपका पलट जाएगा, यानी 60 ऊपर चला जाएगा। यानी ए अगर काम करेगा तो ये 60 दिनों में कर डालेगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है ए, बी और सी किसी कार्य को 2 घंटों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उस कार्य को अकेले 6 घंटों में और बी कहा जा रहा है कि उसे 5 घंटे में करता है, तो सी अकेले उस कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगा? ये आपको बताना है। बताइए आप लोग, राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? देखिए प्रश्न कहा जा रहा है ए, बी और सी अगर मिलता है तो किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर देता है। यानी हम ये कह सकते हैं ना कि ए, बी और अगर आपका सी, ये अगर आपका मिलता है मित्रों, तो ये किसी काम को 2 घंटों में पूरा कर सकता है। अच्छा, इसकी अगर मैं क्षमता की बात करूं तो P = पावर 1/, आपका कितना हो जाएगा? 2। यानी ए, बी, सी अगर तीनों मिल करके काम करेगा तो 1/2 में, यानी 1/2 की क्षमता से करेगा। क्लियर है? और घंटा की बात करेंगे तो 2 घंटा में ये काम कर देगा। अब आगे अगर जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ए जो है इस काम को 6 घंटे में कर सकता है। कहा जा रहा है कि ए जो है इस काम को आपके 6 घंटा में कर सकता है। तो ए का अगर हम क्षमता निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1/, आपका 6। फिर कहा जा रहा है कि जो बी है, ये कहा जा रहा है कि जो आपका बी है ये इस काम को 5 घंटे में कर सकता है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जब हम इसकी क्षमता निकालेंगे बी का, तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 1/, आपका 5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है तो सी इस कार्य को अकेले कितने समय में करेगा? अब ऐसा करो साथियों कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता दिया गया 1/, आपका 2। ये तीनों का क्षमता है। इस तीनों में से आप ऐसा करिए ए और बी का आप घटा लीजिए। इन दोनों का घटा लेंगे तो आपका किसका बच जाएगा? ए बी का घटा लेंगे तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे सर सी का बच जाएगा। सी का बच जाएगा, वही तो पूछा जा रहा है, वही आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है कि 1/, आपको यहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक है, किसका? ए प्लस बी प्लस सी का, तीनों का दिया गया। इसमें से आप घटा लीजिए किसको? तो आप घटाइएगा एक बार 1/6 को ए का, और एक बार घटाइएगा 1/5 को। क्या हम लोग दोनों को बारी बारी से घटाएंगे? ना, इन दोनों को जोड़ करके आप घटा दीजिए ए बी सी में से, तो आपका सी बच जाएगा। तो आप कहेंगे कि 1/6 प्लस 1/ आपका 5 हो जाएगा। इन दोनों को घटा लीजिए, एक बार में हो जाएगा। तो 1/ आपका 2 माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 6×5 आपका 30 होगा। ऊपर 6×5 30, ऊपर 6×5 30, 5 होगा, और 5×6 30, 6×5 आपका 11/30 होगा। ये 11/30 होगा, 11/30 होगा, यही होगा ना? 11/30 होगा, डेफिनेटली आपका होगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। अब तो यहाँ पर मिटाना होगा, चलिए कोई बात नहीं है, बन जाएगा इतना में ही आपका। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में मैं लिख दे रहा हूँ, इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 30। ठीक है, ऊपर आपका कितना हो जाएगा? 15, और माइनस हो जाएगा आपका 11। 15 में से 11 अगर हटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 4/30।
तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ 4/30 डायरेक्ट अब लिख देता हूँ। आप लोगों को पता ही है कि कहाँ से लिख रहे हैं। तो आपका 4/, आपका कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 से काटेंगे तो आपका 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो आपका 15 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या निकला है, आपका क्षमता निकला है। किसका, सी का क्षमता निकला है, क्योंकि सभी का हम लोग क्षमता पर ही काम कर रहे थे अभी तक, क्योंकि सबको पलट दिए थे, क्षमता आ गया। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि सी अकेले कितने समय में करेगा। ये तो आपने 2/15 जो लाया है, ये सी का क्षमता आया है 2/15। ये जो आपने लाया है 2/15, ये सी का आपका क्षमता आया है। और क्षमता का ही उल्टा क्या होता है, आपका समय। और क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि समय कितना लगेगा, तो 15 आप 2 करेंगे और 2 से 15 में भाग लगाएंगे तो 2 सत्ती 14, 7.1 आपका 2 आएगा। 7.1/2 ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। ये किसी काम को जो है ये आपका 20 दिनों में कर सकता है। इसकी अगर मैं यहाँ पर क्षमता निकाल लूँ तो इसका क्षमता यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। उसी तरह से जो बी है इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो बी इस काम को 30 दिनों में कर सकता है। और इसकी अगर यहाँ पर मैं क्षमता की बात करूँ, इसका क्षमता कितना होगा, तो 1/ आपका यहाँ से हो जाएगा 30। ठीक है, 1/ कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि दोनों मिल करके अगर काम करें तो कितने समय में आपका कर लेगा, तो आपका यहाँ से हो जाएगा 1/ आपका 20 और प्लस आपका यहाँ से हो जाएगा 1/ आपका 30। इसका एलसीएम ले लीजिए आप सभी लोग। एलसीएम लेंगे तो आपका 60 हो जाएगा, 20 तिया 60 और आपका 30 दूना आपका 60। तो आपका कितना हो जाएगा, 3 दू 5 और बटे में आपका 60। कटेगा क्या, 5 से 5 कम 5, 5 कम 5, 5 दूना 10। मतलब दोनों मिल करके अगर काम करेगा तो इसका कितना काम हो जाएगा, 1/12। लेकिन कहा जा रहा है कितना समय में, तो आप इसको उल्टा दीजिएगा तो समय निकल जाएगा, यानी 12। ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न जरा गौर करेंगे आप लोग। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि a प्लस बी का 40% का मतलब गुना, और यहाँ पर भी का मतलब गुना। प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, क्योंकि बराबर में जो सेम रहता है वो कट जाता है। 0 से यहाँ पर आपका 0 कट जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 तिरिक आपका 6, 2 गुना 1 करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 2b। ठीक है, उसके बाद आपका बराबर 3 इंटू आप 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 3a माइनस आपका यहाँ से हो जाएगा आपका 3b। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, 2a को उस पर जाकर के घटाएंगे तो आपका a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3b इस पर आ जाएगा तो 3 और 2 आपका हो जाएगा 5b। आप ऐसा करते हैं कि a और b का मान निकाल लेते हैं। तो जब भी बराबर में रहता है रेशियो में लिखते हैं तो b का मान आपका a के पास आ जाता है, और a के साथ नहीं कुछ तो आपका 1 है, 1 कहाँ चला जाएगा, b के साथ। अब इसका मान निकाल लीजिए आप सभी लोग। 2 इंटू आपका a का मान आपका कितना आया है मित्रों, आपका 5 आया है, माइनस 3 इंटू आपका b का वैल्यू कितना है, तो आपका 1 आया है, बटे करेंगे a प्लस b मतलब 5 और 1 आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 5 दूना 10, 10 में से 3 को अगर घटा दोगे तो आपका हो जाएगा 7 और बटे में आपका 6, 7/6, 7/6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए आप सभी लोग, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। पहले आप इसको बनाओ और जिनका भी 24 के आसपास या इससे अधिक नंबर आया है आप सभी लोग कमेंट सेशन में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना यहाँ पर सही किया। ठीक है, बनाइए पहले आप क्लास को रोक करके और बताओ मुझे एग्जैक्ट आपका कितना आंसर आया है। देखिए यहाँ पर साथियों अगर मैं बात करूँ तो आप ज़रा ध्यान देना। यहाँ से अगर आप पॉइंट को ख़त्म कर लेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप पॉइंट को ख़त्म कर लेंगे, देखिए यहाँ से अगर आप पॉइंट को ख़त्म करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए अगर आप पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं तो आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ से अगर पॉइंट को ख़त्म कर लेंगे तो आपका 100 हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप पॉइंट को ख़त्म कर लेंगे तो ये आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर में देखिए आपका क्या बचेगा, तो 10 पर पावर आपका 7 बचा है, और ये सभी तो आपका 1 हो गया। 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 पर आपका 3 0 और 2 5 और 1 6,
यानी 10 पर पावर हम 6 लिख सकते हैं ना। और आप जानते हैं आप सभी लोग कि 10 पर पावर ऊपर 7 है, और ये अगर ऊपर जाएगा तो माइनस आपका 6 हो जाएगा, यानी 10 पर पावर आपका 1 बचेगा, और 10 पर पावर 1 बराबर आपका 10, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। साथियों कहा जा रहा है कि एक विवाह समारोह में 32 महिलाएं हैं, 32% महिला है। तो आप शुरू में ही मान लीजिए कि जो वहाँ जब भी प्रतिशत की बात हुआ, यानी कुल वहाँ पर जो आपका व्यक्ति होगा, टोटल जो आपके मेन प्लस आपके वोमेन होगा, ये दोनों मिल करके आपका कितना होगा, 100% होगा। चाहे व्यक्ति कितना भी हो, अपने आप में 100%। इसमें कहा जा रहा है कि एक विवाह समारोह में 32% महिला है और 54% पुरुष है, और शेष कहा जा रहा है कि 196 बच्चा है। यानी जो हमारा निश्चित राशि दिया गया है, ये आपको यहाँ पर दिया गया 196 आपको निश्चित राशि दिया गया है। और आप जानते हैं कि टोटल कितना वहाँ पर है, तो 100% है, और इनमें से 32 आपका प्रतिशत महिला है और आपका 54% आपका पुरुष है। तो जो शेष बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, तो बच्चा कहलाएगा। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है 196 बच्चा है। तो आप ऐसा करिए, यहाँ पर आपका टोटल 54 आपका पुरुष है और 32 आपका महिला है, तो इन दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है, 4 और 2 आपका 6 आएगा, 5 और 3 आपका 8 आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो 86% वहाँ पर व्यक्ति है वो आपका मेन और वोमेन, मतलब महिला पुरुष दोनों मिला करके, मतलब 100% आदमी है, उसमें से 86% महिला और आपका वोमेन है। तो आप ये कह सकते हैं ना कि जब वहाँ पर पुरुष और महिला दोनों मिला करके आपका 86% है और टोटल वहाँ पर 100% आदमी है, तो 100 में से 86 को अगर घटा लेंगे तो आपका कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 14 बचेगा, और यही 14 वहाँ पर क्या है, शेष बच्चा है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो बच्चा की तुलना हमने बच्चों के साथ कर दिया, और जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। तो कहा जा रहा है कि उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं, तो पुरुष यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 54% है, और आपको संख्या में बताना है कि पुरुष कितना है, तो पुरुष की संख्या से आप क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। अब काटिए इसको, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 से काटेंगे तो आपका 7 दूना 14, 7 8 आपका 56, 2 से काटेंगे तो आपका 14 दूना 28। अब देखिए आपका यहाँ पर गुना करेंगे तो 14 25 70, सॉरी 14 चौके 56, 56 का 6 5 बचेगा, 14 25 70, 70 और 5 आपका 75 हो जाएगा, है ना। तो 700 आपका 56 होगा, जो ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप कार्यालय परिचारी के लिए बेहतर आप इंप्रूवमेंट कर पाए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।